मैं नासिर हुसैन आप सबका NH Academy में फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि फिजिक्स का हम लोग पार्ट देखेंगे, डिस्कशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का साइंस सेक्शंस में से 3 पार्ट है, बायो है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। स्पेशली हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में देखेंगे कि पिछले कई सालों में, लगभग 20 साल का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि 20 सालों में बीपीएससी ने स्पेशली हम लोग देखेंगे फिजिक्स से कौन कौन किस लेवल का सवाल को पूछा गया कि इसका हमें सॉल्व करने का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीपीएससी में किस हिसाब से साइंस सेक्शन से, स्पेशली हम लोग फिजिक्स से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक बेहतर प्रिपेयर अपने आप में हो पाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके जो साइंस के जो है उतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिया गया है ना, जैसे यूपीएससी ये सब में पूछा जाता है उससे ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल एक मतलब कह सकते हैं कि रिव्यू करके हर जगह जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे हल्का हल्का करके थोड़े थोड़े करके इस सब टॉपिक्स को कवर किया गया है। इससे पहले मैंने साइंस इसी से फिजिक्स का मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं, उसको मैंने बहुत बेहतर ढंग से मैंने बताने की कोशिश किया है कि किस लेवल के कैसे कैसे सवाल बीपीएससी ने पूछा है। ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग फिर आज हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस लेवल का सवाल फिजिक्स से बीपीएससी ने पूछा गया है। ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे बीपीएससी में कभी न कभी किसी साल में ये पूछा गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 किलोमीटर द मीनिंग ऑफ दिस डिस्टेंस। कहता है कि ये 1 किलोमीटर में यहाँ पर है ना डिस्टेंस है ना, उसका मीनिंग क्या है। 1 किलो का मतलब जो है वो क्या है, वो तो ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो ए में 100 मीटर, 1000, बी 1000 सेंटीमीटर, सी 1000 मीटर एंड डी 100 सेंटीमीटर कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है, तो याद रखेगा जैसे कि कौन सा मिली, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टर, किलो, इस तरह का जो होता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि आपको इसी हिसाब से किलोमीटर में जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 क्या मीटर होता है, ये बेस है, याद रखिएगा। इनसे जुड़ी हुई जो है ना सवाल, देखिए ये मैथमेटिक्स का है लेकिन फिर किस हिसाब से फिजिक्स में भी आता है ये, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कभी न कभी। ये लगभग 2003 या 2004 में पूछा गया था। चलिए यहाँ से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। द डायरेक्ट चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस इज कॉल्ड। कहता है जब कोई सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में हो जाए, बिना तब्दील हुए लिक्विड फॉर्म में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं। एक को आप याद रखिएगा इस टेबल को, क्योंकि जब इनसे सवाल पूछा गया है तो इनसे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी है जो कि आप इसमें याद रखिएगा। ये रहा सॉलिड, इस तरह का आप ट्रायंगल के हिसाब से बना लीजिए। ये है लिक्विड, ये रहेगा आपका गैस। तो ऐसे याद करना है आपको कि अगर सॉलिड से, याद रखिएगा, जब सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड जब हो जाएगा, कोई भी चीज है जब सॉलिड से डायरेक्टली किसमें हो जाए, गैस में हो जाए, या फिर गैस से डायरेक्टली कोई चीज, जैसे कि आप पानी को हम सिंपली ले लें, जब पानी या बर्फ को मान लेते हैं ना, जब वो आइस जो है, बर्फ है, वो सॉलिड में है, जब बर्फ डायरेक्टली क्या हो जाए, पिघल करके लिक्विड फॉर्म में अगर आ जाए, सॉलिड टू गैस में है ना, जैसे नेप्थोलिन बॉल्स होता है ना, नेप्थोलिन बॉल जो होता है वो सॉलिड में होता है। जब उसको एक टेम्परेचर में जब उसको हीट किया जाता है, तो जैसे फिनाइल की जो हम गोलियां बोलते हैं ना, फिनाइल की गोलियां, कपूर, तो वो सब सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम उसे जब हीट देते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के फॉर्म में बदल जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या है, सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब कोई सॉलिड डायरेक्टली किसमें बदल जाए, हीट देने के बाद लिक्विड में, तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, पिघलने के बाद। जैसे कि हम बचपन में जब हम बर्फ खाते थे, तो ज्यादातर अगर हमारी गर्मियों में खासकर बर्फ अभी भी बिकती है, लेकिन पहले तो क्रेज कुछ और ही था, तो फ्रीज वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो जब हम बचपन में जब हम बर्फ खाते थे, तो अगर कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ देते तो वो बर्फ क्या होता था, बिल्कुल हाथ से गायब हो जाता था, क्यों, पानी के शक्ल में वो क्या था, गिरने लगता था, इधर उधर हाथ गंदा वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता था। आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे बचपन में बहुत हुआ है। सॉलिड से जब लिक्विड होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो हम उसे मेल्टिंग बोलते हैं। और याद रखिएगा कि ये हो गया, जब किसी लिक्विड से कहा गैस के फॉर्म में बदलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं।
या फिर वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। अब याद रखिएगा, जब गैस से लिक्विड में बदल जाए, किसमें? जब गैस से लिक्विड में बदलने लगे तो ठंडा होगा, तभी तो होगा ना, तभी तो बारिशें होती है। पहले भाप के शक्ल में ऊपर जाता है, फिर वह सारा मैकेनिज्म होता है, तब फिर वो ठंडा होने के बावजूद भी तब तो क्या होता है, पानी की शक्ल में नीचे आने लगता है। तो हम बोलते हैं उसको कंडेंसेशन, वो कंडेंसेशन कहलाता है। आगे बात समझ में, जब गैस से कहा लिक्विड में बदल जाए। जब कोई लिक्विड किसमें बदल जाए? सॉलिड में बदलेगा, तभी होगा। जब इसमें टेम्परेचर कम करेंगे तो भी हम लोग कंडेंसेशन तभी बोलेंगे, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब ही क्या होता है? ठंडा होना। ठंडा होकर के क्या बनेगा? गैस लिक्विड, और लिक्विड फिर ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा? सॉलिड में बदलेगा। एक याद है, इसको याद जरूर रखिएगा। जब यहां पर पूछा गया तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड है किसमें? गैसेस में हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में नहीं हो रहा, हम उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। इवापोरेशन क्या होता है? जब कोई लिक्विड किसमें बदल जाए? गैस में बदल जाए। लिक्विड गैस में बदले, इवापोरेशन हम लोग बोलते हैं। कंडेंसेशन हम तब बोलेंगे ठंडा होगा। ठंडा क्या होगा? गैस अगर ठंडा होकर के लिक्विड बनेगा तो भी हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। जब कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाए तो भी हम उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आंसर नंबर इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू, तो 1 पिकोग्राम जो है 100 ग्राम के बराबर नहीं होगा, बी सी डी, तो इसका ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा। 10 का पावर माइनस 12 ग्राम, या फिर हम लोग कर सकते हैं 1, मतलब एक बार कितना? 10 12 कितना? 12 जीरो के बाद तब हम ग्राम लगाएंगे, तो 12 जीरो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए 10 का पावर माइनस 12 ग्राम क्या होगा? 1 पिकोग्राम, इसका ऑप्शन होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिएगा, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे सवाल और कितने सारे बन सकते हैं। पहला इसमें क्या है, क्या गया? इसमें 4 स्टेटमेंट है, कहता है कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें उसे चूज करना है। पहला, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज शॉर्टर देन ऑफ वायलेट लाइट। कहता है जो वेवलेंथ है रेड लाइट का कम है। क्या? वेवलेंथ किसी भी, कहता रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कम है, किनसे? वायलेट लाइट से। इसको जरा यूं समझिए, इसको जरा आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब हम लोग इसमें से क्या और क्या सवाल बन सकता है क्वेश्चन नंबर 4 से? क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग एक चीज का नाम सुने होंगे, विबगयोर। विबगयोर, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसका नाम क्या है? वायलेट। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ये लाइट का नाम है ना, कलर का नाम है, ऑरेंज है, एंड दिस इज कॉल्ड द रेड। तो याद रखिएगा, जब हमारा जो इंद्रधनुष बनता है, जब रेनबो बनता है, उसमें 7 कलर दिखाई देता है, वो सातों कलर यही है। इनसे सवाल क्या होता है, हालांकि ये प्रिज्मा का सवाल है, फिजिक्स का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जब मैं बताऊंगा तो भी उसमें हो जाएगा। इससे कुछ चीजें हैं जो जान लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि, हाँ पहले इसको देख लेते हैं। याद रखिएगा कि जो सबसे नीचे रेड है, क्या रेड है? जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर में कौन है? वायलेट है। सबसे नीचे कौन है? रेड। याद रखिएगा, इसमें हम लोग किसमें कम हो रहा है? कम क्या हो जाएगा? आपका एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यह हो गया कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है? वायलेट में है। सबसे कम रेड लाइट में फ्रीक्वेंसी कम है। क्या है? फ्रीक्वेंसी कम है। तो फिर अगर हम लोग देखें, अगर इसी को उल्टा करके अगर हम देख लें, उल्टा करके ये देख लें कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो उसमें वेवलेंथ कम रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस कलर में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो उसमें वेवलेंथ कम रहेगा। तो कुल मिला के बात ये हो गया, जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां वेवलेंथ कम होगा, जहां वेवलेंथ ज्यादा है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ WV है ना, चलो पूरा ही लिख देता हूं, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा? रेड लाइट में होगा। फिर उसके बाद ज्यादा किसमें होगा? ऑरेंज में, फिर येलो में, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, सबसे कम वायलेट में।
अगर मैं फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट में, उसके बाद फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ऐसे होते होते कहां रेड में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा। इस टेबल को याद रखना है, याद रखिएगा कि सबसे जो ऊपर में होगा उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या रहेगा, यहां पर वेवलेंथ रहेगा। जो सबसे नीचे है इसमें क्या रहेगा, वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वेवलेंथ कम होता जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो यहां पर अब चलते, अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज शॉर्टर देन द वायलेट लाइट। चलो इसको हम लोग टेबल को देख लेते हैं। क्या रेड लाइट के पास वेव लाइट जो वायलेट लाइट है, क्या उसके पास वेवलेंथ कम है? नहीं जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वायलेट के पास सबसे कम क्या है, वेवलेंथ है। यानी सबसे ज्यादा क्या, रेड लाइट के पास वेवलेंथ ज्यादा होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बी, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लॉन्गर देन ऑफ वायलेट लाइन। मतलब वायलेट लाइन से, वायलेट जो लाइट है वायलेट लाइट से क्या ज्यादा है वेवलेंथ, किसके पास, रेड लाइट के पास। यस, इसके यहां पर सही बोला गया है, क्योंकि वायलेट लाइट से ज्यादा वेवलेंथ किसके पास है, रेड लाइट के पास है, इसीलिए इसका बी हो जाएगा। सी को भी देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेड, क्या यहां पे है, वायलेट लाइट इज लॉन्गर देन ऑफ ग्रीन लाइट। नाना जी, क्योंकि ग्रीन लाइट के पास जो है वेवलेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसका, वायलेट लाइट के पास, है ना। सेम उसी तरह से अगर हम डी को देख लें, द वेवलेंथ ऑफ द, क्या है यहां पर, वायलेट लाइट इज लॉन्गर देन येलो लाइट। नहीं जी, येलो लाइट के पास जो है ना, क्या है, येलो लाइट के पास ज्यादा है क्या, वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसके पास है, किसके पास, वायलेट के पास सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका क्या ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग जाते हैं पांचवा क्वेश्चन में। साउंड वेव इन एयर इज, कहता है साउंड वेव जो हवा में है वो कैसा है। इसको आप प्लीज फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक सवाल आ गया है तो और भी आने की चांसेस है। अरे बात समझ में, चलिए मैं इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए जी, यहां पर क्या बोला गया है कि साउंड वेव, साउंड वेव मतलब यूं समझ लीजिए कि कोई एक आदमी है ना, ये क्या हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे एयर है आसपास में, एयर होगा तभी तो हवा, हवा वगैरह क्या करेगी, हवा जो है उसी में क्या है, पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से साउंड के ट्रैवल करती है। कोई आदमी जब बोलता है तो उसमें एयर में तो क्या होता है, साउंड वेव इन ईयर ऑब्लिक होता है, लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि आदमी जब बोलता है तो यहां आदमी बोलेगा तो उसकी आवाज के ऐसे ऐसे करके हवा में तैरती हुई ट्रैवल करेगी, इस फॉर्म में करेगी। इंसान है, जैसे कि अगर मैं इधर में बोल रहा हूं तो मेरी आवाज सामने ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू ऊपर, एज कंपेयर टू माई राइट, एज कंपेयर टू माई लेफ्ट, एज कंपेयर टू माई डाउन। सो मैं जिस डायरेक्शन में मैं बोलूंगा आवाज वैसे ही ट्रैवल करेगी, इसे लॉन्गिट्यूडिनल करेगी। क्या करेगी, लॉन्गिट्यूडिनल। याद रखेगा कि लंबाई एल फॉर लॉन्गिट्यूडिनल, एज एल फॉर लेंथ, या फिर लंबाई की तरफ करेगी। सो हमारी आवाज जो है ना ऐसे लंबाई की तरफ आवाज ट्रेवल करेगी, ना तो ऊपर, ना तो इधर, ना तो इधर, तो इधर करेगी। इसीलिए तो ऑप्शन हो जाएगा ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडिनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर पोलराइज, नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन। याद रखिएगा इसका लॉन्गिट्यूडिनल। जो हम लोग सिंपली जो हम बात जो करते हैं एयर में ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेवल करेगी, यहां से आगे की तरफ क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी। कहता है कि यहाँ पर कैसा क्या है, क्वांटिटी है, जैसे स्ट्रेस, फोर्स, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशंस। क्या इनमें जो हमारे पास जो क्वांटिटी है किसका यूनिट नहीं होता, मतलब यूनिट लेस है ना, याद रखेगा। तो जैसे स्ट्रेस का है, स्ट्रेस जो है यहां पर क्या है, यूनिट होता है। फोर्स का भी होता है, F इज इक्वल टू एम ए, जो कि इससे पहले मैं बात कर चुका था। F बराबर एम ए, और ए की जगह हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं, तो F बराबर एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी। ये फोर्स का दो फॉर्मूला होता है, जो कि मैं पीछे वाले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। प्रेशर में वो भी मैं बात कर दिया हूं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो भी पहले क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। एंड डी, डिफॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन किसका, डिफॉर्मेशन का अपने आप में कोई यूनिट नहीं होता है। डिफॉर्मेशन होता कहा भैया, जरा हम इसको समझाते हैं।
डिफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज मुड़ जाना। मैं मान लेता हूं कि एक यहां पर क्या है, पोल है, दूसरा पोल इधर है ना। यहां पर हमने क्या कर दिया है, बांस का कोई क्या बना दे, पुलवा बना दिए हैं। जब कोई आदमी जब इस पे चढ़ेगा कोई चीज, ये क्या होगा, अपने आप में क्या होगा, मुड़ जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। तो इसका यहां पर कोई भी यूनिट नहीं होगा। डिफॉर्म का मतलब मुड़ेगा, तो इसका कोई भी, याद रखिएगा यहां पर यूनिट लेस है। तो हमें बात में यहां पर समझ में ये आ गई कि डिफॉर्मेशन का जो मुड़ता है, इसको हम लोग किसी चीज से मेजर नहीं करते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। सो ये यूनिट लेस है डिफॉर्मेशन। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज एम्पियर, वोल्ट, कूलम। तो कहता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक पावर का जो है क्या है, आपके पास यूनिट है, इसमें कौन सा होगा, क्या ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट, या फिर ई बराबर नन ऑफ द एबव। याद रखिएगा इसमें जो सी है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का नहीं, वो तो चार्ज का होता है, सॉरी, वाट है। क्या यहाँ पे वाट जो है क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक पावर वाला बराबर जो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जरा वो देख लीजिए। ये पे वर्क डन अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। ये भी फॉर्मूला याद रख दीजिए। जब भी अगर आपसे पावर बराबर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला भी लगा दीजिएगा। सो इसका क्या हो जाएगा, आपका वाट में आ जाएगा। अरे बात समझ में, ये वाट है, जरा लगता है घिसा पिसा हो गया ना। डी ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रिक पावर का। अब हम लोग 8th में पहुंचते हैं, द यूनिट ऑफ प्रेशर। चलिए जी, यहां पर मैंने भी कुछ आगे मैंने बताया था यूनिट का, यहाँ प्रेशर का मैंने बता दिया। देखें सवाल भी यहां पर आ गया है, द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होगा, मतलब यह होगा कि उसके जो फॉर्मूला के बाद जो यूनिट बचता है कि किस चीज में हम नापते हैं प्रेशर को। क्या हम लोग एन मीटर स्क्वायर में, एन बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, क्या फिर हम सिर्फ न्यूटन मीटर में मेजरमेंट करते हैं प्रेशर को। सी, क्या हम न्यूटन में जो इसका प्रेशर का जो यूनिट है, क्या वो न्यूटन है। डी, न्यूटन पर मीटर है, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन 1। इनमें से एक भी नहीं, या फिर एक से ज्यादा। याद रखिएगा जो प्रेशर है ना, वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। इस चीज को आपको नोट करना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब डी किस में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है, जरा हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट। कोई लिफ्ट, यूज समझ लीजिए कि मैं किसी भी लिफ्ट में यूं खड़ा हूं, ठीक है, मैं चल नहीं रहा, बिल्कुल मैं सिंपली अच्छे बच्चे की तरह खड़े हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर या फिर लिफ्ट, एलिवेटर हटाइए, यहां पे मैं लिफ्ट लिखता हूं, है ना। लिफ्ट का लिफ्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट। अब कह रहा है कि जब मैं लिफ्ट में खड़ा हूं, ऑन लिफ्ट के सरफेस में मैं बिल्कुल खड़ा हूं, तो जो मेरा फोर्स या फिर मेरी एनर्जी, मेरी ताकत, मेरा वेट उस लिफ्ट का फ्लोर पर कितना लग रहा है, हमें सिचुएशन दिया गया है 4। उन सिचुएशंस में से कौन सा सही होगा, कब सही होगा, उसको हम देखते हैं। आगे बात समझ, क्वेश्चन में समझ में, क्वेश्चन फिर से मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैं यूं समझ लो कि मैं एक लिफ्ट में खड़ा हूं, ये बिल्कुल मैं सही खड़ा हूं। जो मेरा वेट, मेरा वजन जो वेट है, उस लिफ्ट का फर्श पर कितना ज्यादा लगेगा, और उसके लिए कुछ सिचुएशंस बताए गए हैं कि उनमें से कौन सा सिचुएशन कैसा है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 9.8 पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू है। स्मॉल जी की वैल्यू अगर आप चलिए यहां पे देख भी लीजिए, एक सवाल और बन जाता है। अगर स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटी के बारे में बताया जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अच्छा, मीटर पर सेकेंड भी होगा ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ये स्मॉल जी की वैल्यू है। अगर आपसे पूछ लेगा कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, तो आपको लिखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 9.8 नहीं रहेगा तो उस जगह पर कहीं ऑलमोस्ट कितना, 10 के बराबर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, तो भी आप इसको लगा देना है। याद रखिएगा, ये ग्रेविटी हम पे जो फोर्स लगाते हैं, जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के उसकी हिसाब से वो हमें अपनी तरफ खींचती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ लिफ्ट व्हाइल गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ विल बी 0। कहता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लिफ्ट अगर क्या है, ऊपर की तरफ अगर जाए, एक्सेलरेशन लगा रहा है, यहाँ पे होगा ना, एक्सेलरेशन लगा रहा है, तो जब हमें लगाएगा तो हमारी
जो क्या है एक्सेलरेशन ऑफ विल बी जीरो। क्या एक्सेलरेशन क्या यहाँ पे जीरो हो सकती है क्या? ए की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। बी विल बी जीरो व्हेन द लिफ्ट कम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई चीज जैसे मैं हूं, अगर मेरी स्पीड, अगर मैं लिफ्ट से है, कहां पर हूं? लिफ्ट है, तो अगर उसकी स्पीड कितनी हो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो हमारा वेट क्या जीरो लगेगा? क्या हमारा जो वजन है उस लिफ्ट में क्या रहेगा? जीरो लगेगा क्या नहीं लगेगा? जरा यूं समझिए कि मैं सिंपली बहुत अच्छे से मैं लिफ्ट में यूं गया, ठीक, धीरे धीरे लिफ्ट की स्पीड बढ़ी और एक स्पीड ऐसे आ गई कि वो कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के स्पीड से अगर वो पकड़ ली, क्या मेरा वेट जब लिफ्ट में लग रहा था क्या अब लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी चीज है ना, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मेरे ऊपर में मैंने आपको बैठा लिया, मतलब किसी भी चीज को मैंने बैठा लिया, राइट। जब मैं दौड़ूंगा कितनी स्पीड से? 9.8 मीटर से चलेंगे दौड़ूंगा। मैं समझ लो कि मैं किसी चीज को ले लिया, 10 किलो का वजन ले लिया और मैं किसी चीज से मैं कूद गया नीचे की तरफ। अगर मेरी स्पीड जब मैं गिरूंगा 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, क्या मेरा 10 किलो का जो मैं वेट जो मैं लिया हूं अपने ऊपर में, हमें 10 किलो का वेट हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम बिल्कुल हल्का हल्का महसूस करेंगे। गिरने के बाद क्या होगा तो वो फिर बात की बात है। आगे समझ में? सो इसका ऑप्शन है ना बी होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी चीज आप खड़े हो या फिर अपने ऊपर में कुछ ले लो, जब आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से जब आप नीचे जाओगे तो आपके हिसाब में जो बोझ रहेगा वो आपका जीरो लगने लगेगा, उसका बोझ आपको नहीं लगेगा। याद रखिएगा, इसका बी हो जाएगा। अब चलिए 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। कहता है जो ह्यूमिडिटी जो है उसको हम लोग मेजरमेंट जो है कौन सा यूनिट से करते हैं, या फिर हम किस चीज से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ना, यूनिट नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट से करता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर। जो हमारा जो हवा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो हवा में जो पानी का जो मात्रा कितना ज्यादा है, हम उसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलेंगे। जितना ज्यादा पानी होगा ह्यूमिडिटी हम उतना ही ज्यादा बोलेंगे। तो किस चीज से करते हैं? ऑप्शन ए, क्या हाइड्रोमीटर से करते हैं? बी, हाइग्रोमीटर से करते हैं, पायरोमीटर से करते हैं, या फिर लैक्टोमीटर से करते हैं। याद रखिएगा, जो हाइड्रोमीटर जो है लिक्विड या फिर वाटर की डेंसिटी पता करने के लिए यूज करता है। चलिए सबका मैं मतलब मैं बता देता हूं, है ना। इसका हम किसको किस चीज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं? पहला इंस्ट्रूमेंट अगर हम हाइड्रोमीटर की मैं यूज करता हूं, हाइड्रो, है ना, हाइड्रोमीटर को हम लोग कहां यूज करते हैं? याद रखिएगा, हाइड्रो का मतलब भी पानी होता है, या फिर हम लोग सिर्फ किसी का लिक्विड, याद रखें, लिक्विड या फिर वाटर, इसकी वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, इसका डेंसिटी होगा ना, घनत्व, डेंसिटी, रिलेटिविटी या कुल मिलाकर के हम लोग लिक्विड या फिर वाटर का डेंसिटी को पता करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग सिंपली हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, मीटर का मतलब मेजर करने वाला। सो लिक्विड या फिर वाटर के डेंसिटी को, घनत्व पता करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। ये जो हाइग्रोमीटर को जो यूज करते हैं, इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी का पता करने के लिए यूज करते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर ये जो रूम है जहां पर मैं ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी जरूर है। मतलब इस हवा में नमी की मात्रा अगर कितना ज्यादा कितना कम है, तो हम लोग इसका हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज इस रूम में क्या है, ह्यूमिडिटी है या फिर पानी का परसेंटेज हवा में कितना है। ये पायरोमीटर क्या होता है कि आज के टाइम में, कोविड के टाइम में, जब हर जगह जाते हैं जहां पे जो है पब्लिक प्लेस हो, तो वहां पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक गन टाइप का होता है, यहाँ पर रख करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग पायरोमीटर से क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करते हैं। और थर्मोमीटर भी होता है, थर्मामीटर जो है ये क्या होता है, ये पायरोमीटर का भी यूज करते हैं। किसके लिए? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वाह, इलेक्ट्रोमीटर का अगर यूज हम लोग खास के गांव में अगर करें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ग्वाला जो होता है, मिल्क में, पानी, दूध में कितना पानी मिलाता है या फिर पानी में ही दूध मिलाता है, हमें पता चल जाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया कि अगर हमें दूध में, अगर हमें पानी का मात्रा, अगर हमें
वाटर का परसेंटेज अगर हमें पता करना हो तो हम लोग इसी लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। सो लेक्टोमीटर जो है पानी का अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग मेजर करने के लिए, मिल्क में दूध में कितना पानी है उसका परसेंटेज पता करने के लिए हम लोग इसका लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग कुछ सवाल है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जरा हम उस पर देखते हैं कि विच एनर्जी इज कन्वर्टेड into electrical energy to get electricity from turbine and dynamo। कहता है कि डायनेमो या फिर टरबाइन को हम लोग कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, कौन सा एनर्जी में है ना, कौन सा एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी में चेंज करते हैं ताकि कि हमें उनसे क्या मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, विद्युत है, वो हमें मिल सके। अब अपने घरों में जो यूज करते हैं टरबाइन और डायनामो से। तो याद रखिएगा केमिकल एनर्जी इसमें यूज नहीं होता है, ना ही तो सोलर एनर्जी को यूज करता है, ना ही मैग्नेटिक। यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाने के लिए, और जो यूज जो होता है वो टरबाइन या फिर डायनामो से होता है। आ रही बात समझ में? अब तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। किनसे, टरबाइन या फिर डायनामो से। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि सोलर रेडिएशन इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। कहता है कि सोलर रेडिएशन जैसे कि मैं देखता हूं दिन के टाइम में, जब इंसान जब देखता है तो सोलर रेडिएशन में ही दिन के टाइम में देखता है, तो देखने की जो हम नजर है, हम कितने रेंजेस तक हम देख सकते हैं। देखिए इसमें कहना क्या है, कई लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग लोगों का इसमें कहना है। कोई भी इंसान कितना दूर तक या फिर कोई देख सकता है ये फिक्स नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना देखेगा, वो उम्र पे, लोगों के एज पे डिपेंड करता है ना, कि कितने, यही सिंपली कह रहा है कि कितने हम विजिबल रेंज होता है। तो जो विजिबल जो रेंज होता है अलग अलग उम्र में होता है। बूढ़े लोगों का अलग होगा, यंगस्टर्स का अलग होगा, बच्चों का अलग होगा, कि और साथ में कि हम लाइट पर, सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा कि लोग कितना देख सकता है, तो लाइट कहां से आ रही उस पर डिपेंड कर सकता है। तो लेकिन ऑन एवरेज माना जाता है कि कोई भी जो रेंजेस जो होती हैं देखने का विजिबल रेंज, तो वो आपका होता है 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर तक ये जनरली यूज किया जाता है। आ रही बात समझ में? लेकिन नासा का अलग ही कहना है। नासा ने लगभग इसको 360 से लेकर के 770 है ना, 70 नहीं होगा बोलकर 700 नैनोमीटर तक किसने, नासा ने माना है इस बात को कि लोग जो है सोलर रेडिएशन में इतना रेंज तक देख सकता है। लेकिन जो एनसीईआरटी का कहना है वो 400 से लेकर के 800 कितना नैनोमीटर तक इसने माना है। लेकिन आपको इन सब से लेकर के इन सब का बीच को कितना, इसको लेकर के आपको चलना है, तभी आपका क्या आंसर सही होगा। लेकिन यह एग्जैक्टली नहीं देगा, आपसे पूछा हुआ, आपको मैं बताऊंगा आगे क्यों, क्योंकि इन्हीं के आसपास ही देता, क्योंकि इसका कोई फिक्स रेंज नहीं है, इसीलिए कोई आपको ये या ये नहीं देगा, इससे आसपास ही देगा। कोई फिक्स रेंज तो नहीं है, इसीलिए फिक्स देगा नहीं, लेकिन इसी रेंज का आसपास का आपको क्या ऑप्शन में दे रखा होगा, जरा हम देख लेते हैं। अगर हाँ ये चीज और देख लीजिएगा, हम जो देखते हैं ना लगभग एंगस्ट्रॉम्स में देखते हैं। कितने देखते हैं, एंगस्ट्रॉम्स में अगर हम देखें तो, लेकिन 1 एंगस्ट्रॉम्स में लगभग कितना होता है, मतलब कि चलिए यहां देखा, पहले समझा देते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं, क्योंकि आगे और भी होगा। 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर या फिर 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर, सी में 740 से लेकर के 10,000 नैनोमीटर, या फिर नन द एबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। हम इसका ऑप्शन में देखिए, इसका आसपास का देखिए इसमें कौन सा है, 100 से लेकर 400 इसके आसपास में नहीं है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 320 नैनोमीटर है, ये इसके आसपास का नहीं है। अब 400 है लेकिन यहाँ 860, ये भी नहीं होगा। अब आ जाता ऑप्शन बी में, 400 से लेकर के 700 लगभग 320 है, 400 के नजदीक है, यहाँ पर 700, यहाँ पे 860 है। इसके हिसाब से 740 और 10,000 नहीं होगा, तो इसके इस रेंज के मुताबिक आसपास लगभग नियरली ये है, इसलिए ऑप्शन बी रहेगा। याद रखेगा कि सोलर रेडिएशन में जो देखने का जो रेंज होता है
320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर तक होता है। याद रखना है आपको यहां पर, और साथ में कि इसी के आसपास ही आपको आंसर करना है। ज्यादा उसको जो वेरिएशंस ज्यादा अप्रोक्सीमेटली नहीं लेना, इसी के नजदीक अप्रोक्सीमेटली ही लेना है, नियरली कि इसी के आसपास ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका वही ऑप्शन सही रहेगा। अब हम लोग 13 को देख लेते हैं। 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इफ इट बर्न्स फॉर 10 hours then electricity will be spent। लो जी, ये क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं, तो जब हम लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कहना है कि यूनिट के हिसाब से क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हम लोग दरअसल में एनर्जी कंज्यूम्ड करते हैं, क्या यूज करते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी जो हम लोग कंज्यूम जो वो करते हैं, दरअसल में होता क्या है, किलोवाट इंटू आवर, या फिर आवर को हम लोग टाइम के भी नाम से जानते हैं। आवर लिख दीजिए या फिर टाइम लिख दीजिए। किलोवाट में हमें लाना पड़ता है। जरा हम इसी को देख लेते हैं कि 100 वाट है, हमें 100 वाट को सबसे हमें किलोवाट में लाना पड़ेगा, तो किलोवाट को 1000 से हमें क्या डिवाइड कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा, हम लोग ये यहाँ पे किसमें वाट में दिया हुआ है, वाट हमारे पास 100 है, और हमें 100 वाट को किलोवाट में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, और मल्टीपल हम लोग टाइम या आवर से, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास 10 घंटे हैं। क्या है, 10 घंटे हैं। जब हम इसको क्या डिवाइड करेंगे, डबल 0 डबल, इनसे कट गया, सिंपली बचा 1। जो हमारा जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो यूनिट के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए हमारे जो घरों का जो यूनिट आता है हमेशा KWH के नाम से आएगा। जितना KWH किलोवाट आवर जितना आएगा उतना आपका घर का क्या आएगा, यूनिट आएगा। उसी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। सो 100 वाट का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 10 घंटे तक जलता है, यूज होता है। तो हमारे पास जो एनर्जी हमने कितना कंज्यूम करा, 0.1 यूनिट, या फिर 1 यूनिट, 10 यूनिट, या फिर 100 यूनिट। तो कौन सा हो जाएगा, बी सही होगा, 1 यूनिट। तो आपको ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला था, या फिर हमें अपने घर का बिजली बिल का जो यूनिट हमें निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और छोटा सा है, आपके लिए काम आने वाला है। अब 14th में आ जाते हैं, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। लो जी, यही सवाल यहां से पूछ दिया गया है कि कितना होगा। फिर हमें इसी में पर आना है। याद रखना है आपको, जो आपको नैनोमीटर में अगर है तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना, 10 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर हो जाता है। ये क्या होता है, 1 नैनोमीटर को कितना हम लोग 10 एंगस्ट्रॉम में हम लोग नापते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यूनिट होता है, वेवलेंथ है सबका, है ना, देखने का नजरिया जो है हम कितना देखते हैं। जब यहाँ पर 10 होता है तो हम लोग, जैसे मैंने बताया था नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर पर कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितना है, 320 को हम लोग अगर 10 से कर दें मल्टीपल तो कितना हो जाएगा, 3200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। नैनोमीटर में था, हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया। अब इस वाले 860 को आते हैं। 860 को हम 10 से जब मल्टीपल करेंगे तो 866 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सिंपली हमें 1 0 बढ़ा देना है। नैनोमीटर जितना होगा उसमें 1 0 लगा दीजिए, हम उसको एंगस्ट्रॉम के नाम से हम जानते हैं। एंगस्ट्रॉम हम लगा देंगे, इसको ना एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, एंगस्ट्रॉम हम लिखते हैं। तो सिंपली बात है, यहाँ पे नैनोमीटर में दिया था, यहाँ एंगस्ट्रॉम में दिया था। अब याद रखिएगा 1300 एंगस्ट्रॉम और 39 एंगस्ट्रॉम की वही देखने का वेवलेंथ जो है आपका, तो वही पूछा गया कि विजिबल रेंज या फिर सोलर रेडिएशन कह लो, या फिर आप जो वेवलेंथ जो होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो होता है देखने का, उसी से हम लोग इसको यहाँ पे सिंपली कहा गया है। तो सवाल हालांकि घुमा फिरा के जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही आएगा। तो चलिए ये देख लेते हैं पहले। 3200 के आसपास और 8600 के आसपास कौन है, वही इसका सही आंसर होगा। यहां कितना था, अब 3200, यहां पे 1300 होगा, इससे तो हम इसे क्रॉस कर लेंगे। दूसरे पे आते हैं 3900, 3900 और 7600। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ कितना है, 4000 के करीब है। यहाँ 7600 है, लेकिन यहाँ पे 8600 लिया गया है, वो देखते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, 7800 से लेकर के 8200 कितना हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3200 के आसपास, 4000 के आसपास आना चाहिए था 3200 का, लेकिन 78 है। अगर हम लोग 8500 से 9800, तो इस हिसाब से देखे जाए तो लगभग किसके
ये वाला जो है ना किसके 3900 से लेकर के कितना 7600 एंगस्ट्रॉम तक दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर वह अप्रोक्सीमेटली हमें नजदीक तक लेना है। हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कंसिडर्ड इन हर्ट्ज। कहता है हर्ट्ज को, जो हार्ट जो हम सुनते हैं, जो हार्ट जो है हम किसको कंसिडर करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट या फिर क्वालिटी या फिर गुणवत्ता जो होता है उसको यहाँ पे क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता। तो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी को जो करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है हर्ट्ज में होता है। और हम लोग जो सुनते हैं जरा वो देखिए, जो हम लोग का जो नॉर्मली जो हम लोग सुनते हैं, तो याद रखिएगा कि नॉर्मल हेयरिंग जो होता है वो कितना होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 कितना तक होता है हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है, इंसान जो हम नॉर्मली जो हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग नॉर्मली सुनते हैं। इस बात को याद रखना। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि इंसान का जो नॉर्मल हेयरिंग, जो हम ह्यूमन है, नॉर्मल हेयरिंग हम कितना हम तो सुन सकते हैं, कितना हर्ट्ज तक हम लोग हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। एडजस्ट लगा दीजिए, हर्ट्ज है ना, इसका भी हर्ट्ज लगा दीजिए। और फिर याद रखिएगा अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है 20 हर्ट्ज टू 2 हर्ट्ज है ना, चलिए कोई बात नहीं। यहां किलो हर्ट्ज तक ये भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक नॉर्मल इंसान सुन सकता है। सो किसका फ्रीक्वेंसी जो है कंसिडर करता है। अब आ जाते हैं हम लोग 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में, कार्ड्स क्रिस्टल यूज्ड इन वॉचेस। घड़ियों में जो कार्ड्स जो इसका क्रिस्टल का जो यूज करता है वो किस चीज का बना होता है। ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट का बना रहता है, बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना रहता है, ये कार्ड्स क्रिस्टल जो घड़ियों में यूज होता है, सी जर्मेनियम ऑक्साइड का होता है, डी टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, या फिर नन ऑफ द अबव, इन चारों में से एक भी नहीं, या फिर मोर देन 1। तो आपको याद यहां पर ये रखना है जो कार्स्ट क्रिस्टल जो होता है ये दरअसल मैन होता है, ह्यूमन मेड होता है, इंसान बनाता है उसको। वो किससे बनाता है, वो बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। याद रखिएगा कि जो कार्स्ट क्रिस्टल है वो कहां यूज होता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कार्स्ट क्रिस्टल किस चीज में यूज होता है, घड़ी में होता है। क्या कार्स्ट क्रिस्टल, दूसरा सवाल, क्या कार्स्ट क्रिस्टल सिर्फ घड़ियों में यूज होता है, नहीं, 2 और चीजों में यूज होता है। घड़ी में भी कार्स्ट क्रिस्टल का यूज होता है, या फिर आपसे पूछ दिया जाए वो रेडियो में भी होता है और साथ में टेलीविजन में भी कार्स्ट क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ये जो कार्स्ट क्रिस्टल जो बना होता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड का अगर आपको लिख दे SI बोले तो सिलिकॉन, ऑक्साइड बोले तो O2, ये रहा इसका फॉर्मूला। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड की जगह अगर ये भी फॉर्मूला अगर आपको दे देगा तो भी सही रहेगा। सो मैंने आपको बताया जो कास्ट क्रिस्टल जो यूज किया जाता है, घड़ी में भी यूज किया जाता है कमर्शियली यूज, और दूसरा आपका रेडियो में भी, तीसरा टेलीविजन में भी इसका यूज किया जाता है। और साथ में ये जो होता है कास्ट क्रिस्टल किसका बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जगह में अगर उसका केमिकल अगर फॉर्मूला दे देगा तो भी आपको यहाँ पर लगा लेना। ये इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी यहाँ से जो सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हाँ, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट। लो जी, एंगस्ट्रॉम जो हम लोग तभी से जो कर रहे थे ना, ये आ रहा है एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट किसका, वेवलेंथ का है, एनर्जी का है, फ्रीक्वेंसी है, या वेलोसिटी का है। याद रखिएगा कि यहां पर भी हमने दिया था द रेट ऑफ वेवलेंथ है ना, तो याद रखिएगा ये जो वेवलेंथ है ना, इसी का एंगस्ट्रॉम जो किसका यूनिट है, वेवलेंथ का है। जो हम देखते हैं ना उसी चीज का है, वेवलेंथ का है। तो याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, वेवलेंथ का है। और 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। सो इसका जो सिंपली सा जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, किसका, ए हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम का जो यूनिट है वो है ऑफ वेवलेंथ। अब क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट है, उसको हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड। लो जी,
फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जो कि मैंने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हर्ट्ज में होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, इन हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो गाइज मैंने यहां से अपने हिसाब से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज थैंक यू वेरी मच।